हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और डियर ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बीच में जो है फेस्टिवल्स थे जैसे दीपावली, और आज ही के दिन छठ क्या हुआ है, छठ महापर्व जो है आज इसका समापन हुआ है। तो आप सबको सबसे पहले छठ महापूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बीच में चूंकि आपको लग रहा होगा कि क्लासेस जो है बहुत रेगुलर क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि लगातार फेस्टिवल्स थे और सभी जो थोड़ा सा क्या है कि कुछ काम जो है सभी लोग कहीं कोई लीव पर हैं, इसी कारण से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो है चूंकि अब आज से क्या है आपकी क्लासेस जो है रेगुलर अब चलेंगी। और जैसे हम लोग यहाँ डेली न्यू करंट टॉपिक लेकर के आते हैं, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक आपके साथ समक्ष प्रस्तुत होते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर अब डेली यहाँ पर क्या होगा आपका सेगमेंट जो है हम लोग लेकर के आएंगे। आशा करती हूँ कि हमारा जो सेगमेंट आप तक पहुँचता है वो इंफॉर्मेटिव हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो इसका बेनिफिट मिले। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आते हैं आज के इसमें, हम लोग देखेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो टॉपिक है वो है आपको ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025, ठीक है ना। 2025 का ग्लोबल फॉरेस्ट क्या है रिसोर्स असेसमेंट 2025 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए वर्ल्ड वाइड जैसे अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि भारत स्पेशली पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पे इंडिया ने हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा है। चाहे वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में वो स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड हैं उनको बचाने के लिए, या फिर हमने वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने की हमारे जो प्रयास हों, या फिर आप देख सकते हैं कि हमने खास तौर से वनों के आच्छादन के लिए हमने जो भी एफर्ट्स लगाए, ये सभी क्या है बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाते हैं भारत के संदर्भ में। तो वर्ल्ड वाइड ये देखा जाता है कि भाई क्या है जो फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट है ना, क्या कंडीशन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या है आप उसके अकॉर्डिंग कुछ और क्या कर सकते हैं, यानी जहां भी लग रहा होगा कि यहाँ पर लैगिंग है, यहाँ पर समस्या है, तो वहां पर काम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव जो है यहाँ पर प्लेनरी 2025 रिपोर्ट बेसिकली क्या है, लॉन्च ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी क्या हुआ है यहाँ पर, ये इसको लॉन्च किया गया है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट्स 2025 के द्वारा यहाँ पर। और ये रिपोर्ट है कि क्या कंडीशन है वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट के, क्या कंडीशन है, तो और इसमें भारत की क्या स्थिति रही है ये भी हम लोग यहाँ देखेंगे। और ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि भाई इंडिया की क्या कंडीशन है, ताकि एज पर जो रिपोर्ट्स आई है हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है आपको हम कुछ प्लान लॉन्च कर सकेंगे या फिर हम कुछ योजना बना सकेंगे। आइए देखते हैं। So basically, India has climbed the 9th position globally in total forest area and continues to rank third in annual forest gain. According to the Global Forest Resources Assessment 2025, released by the FAO in Bali. बाली में FAO यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाली में जो रिपोर्ट जारी हुई है और इसे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी, कि जो फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है उसको लेकर के कि अभी तक क्या कंडीशन है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो ये बाली में जारी किया गया है आपको। वैश्विक वन संसाधन आकलन है जो कि इसमें अगर देखा जाए तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट जो है इसके माध्यम से इसको बाली में जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है, और वार्षिक वन लाभ में ये कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया रैंक्स 9th। अब आप सोच लीजिए कि पूरे दुनिया में कितनी ज़्यादा कंट्रीज है ना, और उसमें अगर हम 9वें पोजीशन पे हैं तो ये क्या, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश है और बहुत अच्छे संकेत भी है कि हम इस पे और क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और भी बेहतर हम अपनी स्थिति को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ग्लोबली अगर हम इफ़ वी आर ऑन 9th रैंक, सो इट्स अ वेरी क्या है, एक गुड साइन है और एक बहुत अच्छा नंबर है ये।
हो सकता है कि कल को हम धीरे धीरे और भी ऊपर टॉप 5 में आ जाए, कल को टॉप 3 में आ जाए, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम नंबर 1 भी पहुंचे। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया 2025 में हम क्या देख रहे हैं कि हम क्या है, थर्ड स्पॉट इन एनुअल फॉरेस्ट गेन में है। यानी कि पूरे अगर ये देखा जाए कि विश्व स्तर पर तो हम जो कुल वन क्षेत्र है यानी भारत में ये देखा जाए जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, उसमें अगर हम मिलाएंगे तो हम कौन से रैंक होल्ड कर रहे हैं, 9th रैंक पर है। और उसके साथ साथ जो वार्षिक वन लाभ यानी कि एनुअली अगर देखा जाए हम लोगों तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एनुअली कंडीशन है यानी एनुअल फॉरेस्ट गेन जो है उसमें हम लोग तीसरे स्थान पर हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि हो सकता है आने वाले समय में हम टॉप 3 में रहें, हो सकता है आने वाले समय में हम लोग टॉप 2 में पहुंच जाए। तो ग्लोबल जो है यहाँ पर देखा जाए कि एनुअल फॉरेस्ट गेन में तो हम थर्ड नंबर पे पहुंच ही चुके हैं, और जो टोटल हमारा वन आच्छादन है वो कितना है आपको, वो हम उसमें 9th पोजीशन पर है। अब आइए यहाँ पर आते हैं, इसमें देखेंगे क्या है ये। बेसिकली द GFERA इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल इवैल्यूएशन of forest resources are accessing their extent management and uses across 236 countries. It provides periodic updates on global forest conditions and trends every 5 years. ठीक है, तो GFRA में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वन संसाधनों का क्या है, एक व्यापक वैश्विक मूल्यांकन है जो 236 देशों में उनके विस्तार, प्रबंधन और उनके उपयोग का आकलन करता है। ये हर 5 साल में वैश्विक वन स्थितियों और रुझानों पर आवधिक क्या है, ये अद्यतन प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट इसके बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये बेसिकली इसकी भूमिका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो GFRA के बारे में हम देखा जाए तो जो ये ग्लोबल एनुअल रेट ऑफ फॉरेस्ट एक्सपेंशन इन सब के संदर्भ में ये क्या करते हैं, ये डेटा जारी करते हैं। और वन संसाधनों का यानी कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है खास तौर से हमारे पास, तो वन संसाधनों का क्या एक व्यापक यानी पूरा कंप्रिहेंसिव और वर्ल्ड लेवल पर क्या कंडीशन है उसका इवैल्यूएशन हो जाता है। इसमें 236 देशों में क्या कंडीशन है फॉरेस्ट के उसके बारे में बताते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं और उनके उपयोग का कैसे आकलन करना है उसके बारे में बताते हैं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे कि क्या ये रिपोर्ट हर साल जारी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या ये जो रिपोर्ट है क्या ये हर साल जारी होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि ये हर 5 साल में वैश्विक वन स्थितियों और रुझानों पर आवधिक अद्यतन प्रदान करता है। सो बेसिकली क्या देख रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स पेरियोडिक अपडेट्स ऑन ग्लोबल फॉरेस्ट कंडीशन एंड ट्रेंड्स एवरी 5 ईयर। तो इसलिए भी ये क्या हो जाता है, यानी एक बहुत गहन तरीके से क्या किया गया है, सर्वे किया जाता है, सारे रिपोर्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद ये क्या होता है आपको यहाँ पर जारी होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में। हाँ जी, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो है, हाँ जी, इसके प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो है इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए ये हर 5 साल पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जारी हो रहा है और यही कारण है कि इसका अपना क्या हो जाता है, महत्व हो जाता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसमें इससे रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और क्या है। हाँ जी, यहाँ देखेंगे हम लोग तो GFRA जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ये इसके हिस्ट्री में अगर हम लोग चलें कि भाई इसका हिस्ट्री क्या है ना, तो इनिशिएटेड इन 1946 1946 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसे क्या किया गया है, इसे जो है इनिशिएटेड, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, वन संसाधन से संबंधित जो रिपोर्ट है इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया, तो ये 1946 में ही हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर आया है और इसी की वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और FRA has evolved into a collaborative data driven platform integrating remote sensing, national reporting and statistical modeling। तो 1946 में इसे शुरू किया गया था। वन संसाधन निगरानी प्राधिकरण जो FRA है एक सहयोगात्मक डेटा संचालित मंच के रूप में विकसित हुआ, यानी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में ये डेवलप हुआ जहां से सारे डेटाज हमारे पास क्या हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, खासतौर से फॉरेस्ट से रिलेटेड
और उसके साथ साथ क्या है कि राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और सांख्यिकी मॉडलिंग को एकीकृत करता है। यानी क्या इसका स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में क्या करता है, ये बताता है। अब आते हैं यहाँ पर कि 2025 का जो एडिशन है, जो कि देखिए एक लंबे समय से क्या हो रहा है, ये पब्लिश हो रहा है 1946 से, इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो 1946 से पब्लिश होने के साथ साथ 2025 का जो एडिशन है, यानी इस साल में जो है, ये निरंतर वन संसाधन निगरानी के 80 वर्षों का प्रतीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है आपको यहाँ पे कि लगभग 80 साल से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वो इनके द्वारा जारी किया जाता है। और इसके महत्व को हम समझ ही सकते हैं कि एक तरह से क्या है, कोलैबोरेटिव तरीके से डेटा ड्रिवन है। और खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि वैसे एरियाज जो कि क्या है आपको रिमोट सेंसिंग जैसे इंटीग्रेट करते हैं, रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिपोर्टिंग और स्टैटिकल मॉडलिंग पर ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब आते हैं कि जो ग्लोबल जो फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के बारे में हम देखेंगे 2025 के बारे में, तो इसमें क्या क्या इसके की समरीज हैं, यानी क्या इसमें जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं की समरी ऑफ GFRA 2025 ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सटेंट, यानी कि वैश्विक वन विस्तार की स्थिति क्या है वर्ल्ड वाइड देखा जाए भाई, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा क्या है, वैश्विक तापन, हम लोग उसको लेकर के बहुत ज्यादा क्या है, वी आर वरिड अबाउट दैट। जैसे कि मौसम बदल रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि इस बार जो है आपने देखा कि बरसात जो है वो बहुत लंबा चला, तो कॉज इसका क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये हम नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज होने में डिफॉरेस्टेशन का रोल नहीं है, बिल्कुल है। अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो आप इनफैक्ट आप देखेंगे जो पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पर खास तौर से लैंडस्लाइड के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। इंडिया के जो हिली एरियाज हैं, खास तौर से जो हिमालयन रीजन वाले हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपने सुना होगा, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ लैंडस्लाइड के केसेस बढ़ चुके हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, बड़ी संख्या में जो है पेड़ों की कटाई। अब पेड़ों की कटाई के कारण हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ ये समस्या क्या होती जा रही है, लैंडस्लाइड की। चूंकि जहाँ पर ये पेड़ क्या करते हैं, उसे एक तरह से उसके प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसकी कटाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और ऐसे में लैंडस्लाइड्स के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वनों के कटने से या वनों के बहुत रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इनफैक्ट ये हमारे पूरे क्लाइमेट को और हमारे यहाँ जो है क्या कंडीशन रहने वाला है वो सारी चीज़ें क्लियर करती हैं। तो आइए देखते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सटेंट पे। फॉरेस्ट नाउ कवर 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स विथ ट्रॉपिकल जोन्स 45% लीडिंग, reflecting both rich biodiversity, intense deforestation pressures in these regions। यानी कि वन जो है अब 4.14 बिलियन हेक्टेयर में फैले हैं, जिनमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 45% सबसे आगे हैं, और इन क्षेत्रों में समृद्ध जैव विविधता और वनों की कटाई का तीव्र दबाव दोनों को दर्शाता है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे कि जो GFRA की जो रिपोर्ट आई है ना, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि जो टॉप 5 कंट्रीज हैं खास तौर से फॉरेस्ट रिसोर्सेज के संदर्भ में, वो कौन से टॉप 5 कंट्रीज हैं, तो यहाँ देख सकते हैं दैट इज रशिया, ब्राजील, कनाडा, USA and China together hold over half to global forest cover, showing how few nations dominate the planet's forest resources। यानी कि शीर्ष 5 देश में हम क्या देख रहे हैं, रूस है, ब्राजील है, कनाडा, अमेरिका, चीन मिलकर वैश्विक वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, जो कि दर्शाता है कि कितने कम देश ग्रह के वन संसाधनों पर प्रभुत्व रखते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि दुनिया में हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक बड़ी संख्या है, यानी जब बात आती है अलग अलग देशों की तो एक बड़ी संख्या है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि टॉप 5 कंट्रीज में कौन है, रशिया है, ब्राजील है, कनाडा है, USA है, चाइना है, जो कि ये होल्ड करते हैं ओवर हाफ ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट कवर। यानी दुनिया के अगर देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि वैश्विक वन क्षेत्र का आधे से अधिक क्षेत्र पर तो इन्हीं का क्या है जो है इनका कब्जा है। और ये बताता है कि बहुत कम ही देश हैं ऐसे जो कि वन संसाधनों पर क्या करते हैं, प्रभुत्व रखते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि इसके GFRA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे डिफॉरेस्टेशन डिक्लाइन। एनुअल ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन स्लो टू, यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ जी, स्लो टू 10.9 मिलियन
जो कि ड्यू टू इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड अफॉरेस्टेशन इन एशिया एंड साउथ अमेरिका, वनों की कटाई में कमी, एशिया और दक्षिण अमेरिका में बेहतर निगरानी, नीतिगत सुधार और वन रोपण के कारण वार्षिक वैश्विक वनों की कटाई घटकर 10.9 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। मतलब ये हुआ कि जब हम डिफोरेस्टेशन के बारे में बात करेंगे तो एशिया और अमेरिका में क्या हुआ कि बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की गई है ताकि जो है डिफोरेस्टेशन कम हो, और हमने एक बेहतर प्लान बनाया है ना, जैसे हमने एक अच्छी मॉनिटरिंग पॉलिसी अपनाई, उसके बाद से हमने रिफॉर्म पॉलिसी अपनाई अफॉरेस्टेशन के लिए, खासतौर से एशिया और साउथ अमेरिका के देशों में, तो जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि वनों की कटाई में पहले से क्या हुई है, कमी आई है। जैसे अगर ये कहा जाए कि जब तक फॉरेस्ट रेगुलेटरी जो एक्ट नहीं बना था उसके पहले ये था कंडीशन कि आप देखेंगे कि अगर जैसे भारत में ही अगर देखा जाए है ना, तो देखिए जब कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन आता है वाइल्ड लाइफ को लेकर के, जंगलों को लेकर के, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग डरते हैं कि नहीं ठीक है हम यहाँ अगर कुछ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसके पहले क्या स्थिति थी भाई, तो इसके पहले ये कंडीशन था कि लोग इजिली क्या करते थे, वनों की कटाई कर लेते थे और उसमें कहीं किसी तरह की कोई जवाबदेहिता भी उनकी नहीं होती थी। तो ये जो स्थिति थी ना, इसकी वजह से क्या है, बड़ी संख्या में वनों की कटाई शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अलग तरीके से मॉनिटरिंग किया गया और इसको रोकने के प्रयास किए गए। काफ़ी हद तक इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं इस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि हमने एक बेहतर पॉलिसी बनाई है ना, हमने सुधारों को अपनाया और हमने ये कहा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वन रोपण की तरफ हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, है ना। हम अफॉरेस्टेशन पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे भारत के ही कुछ राज्यों में आप देखेंगे कि वहां पर यह है कि अगर बेटी पैदा होती है तो वहां पर क्या होता है कि तुरंत एक वृक्ष लगाना होता है ना। ये एक बड़ी अच्छी पहल है कि बेटी हुई और साथ में आपने क्या किया कि यहाँ पर एक प्लांट भी लगाया साथ के साथ। तो एक तरह से समझिए यहाँ दो चीजें प्रमोट की गई, एक तो ये है कि जो खासतौर से जो गर्ल चाइल्ड है ना, उसके जो आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखा है यहाँ पे कि लाइक गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता था, तो उसमें पहले से क्या हुई, कमी आई, बहुत ज़्यादा निगरानी की गई। और फॉरेस्ट का जो है उसके साथ जोड़ना, यानी कि कहते हैं नेचर है, ये प्रकृति है ना, तो प्रकृति को एक दूसरे से क्या किया गया, एक कोरिलेट किया गया कि बच्चियां जो है और खास तौर से जो प्रकृति जो है वो भी हमारी माँ है। तो अगर कल को फ्यूचर में क्या हो, इनको हम लोग ये दोनों वल्नरेबल कंडीशन में, तो हमें इन दोनों को क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। तो ऐसे ही दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस तरह के क्या किए गए, इनिशिएटिव लिए गए, और इस इनिशिएटिव के माध्यम से ये कोशिश किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, वनारोपण हो सके। और चाहे वो किसी भी तरह से है ना, चाहे उसका मतलब ये हुआ चाहे प्रमोट करके या फिर ये कह के कि भाई हम लोग जो है एक वृक्ष ज़रूर लगाएंगे, है ना। चाहे आपका अब ये भी प्रमोट किया गया कि भाई अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो कोशिश करिए कि उस दिन एक पौधा भी ज़रूर लगाएं अपनी तरफ से। तो ये एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव जो है छोटे छोटे लेवल पे ही, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अब आते हैं फॉरेस्ट गेन के बारे में। The world added 6.78 million has a forest annually driven mainly by restoration efforts in Asia, Europe, showcasing positive ecological recovery trends। तो वन वृद्धि में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसमें सुधार हुआ, जैसे विश्व में प्रति वर्ष 6.78 मिलियन जो है हेक्टेयर वनों में वृद्धि हुई, जो कि मुख्यतः एशिया और यूरोप में पुनर्स्थापन प्रयासों के कारण ये संभव हुआ, जिससे कि पारिस्थितिकी सुधार हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या हुआ पहले से देखने को हमें मिला, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग, हाँ तो इस तरह से अगर देखा जाए प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, तो ये तो आपने देखा कि भाई वनों की कटाई में कमी हुई है। उसके अलावा वनों में खासतौर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वृद्धि हुई है, क्योंकि हम लोग नाउ वी आर मोर फोकस्ड ऑन, हम ज़्यादा इस पे फोकस्ड हैं और हम कोई ना कोई इनिशिएटिव ड्रिवन करके हम इसे क्या कर रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। हम समझ चुके हैं कि अगर प्रकृति है तो ही पृथ्वी है, ये चीज़ें हम लोगों को क्या है, यानी कि अगर हम कहते हैं ना जल ही जीवन है, उसी तरह से वृक्ष ही क्या है, वरदान है। तो वृक्ष अगर वरदान है तो हमें क्या करना होगा, उसे बचाना होगा। तो यहाँ देखिए देखते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, अबाउट 813 मिलियन एज ऑफ फॉरेस्ट नाउ एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन एंड एडिशन ऑफ 250 मिलियन हैज जो है सिंस 1990 बूस्टिंग इकोसिस्टम एंड स्पीसीज सिक्योरिटी। संरक्षित क्षेत्र में लगभग 813 मिलियन हेक्टेयर वन अब कानूनी संरक्षण का आनंद ले रहे हैं। मतलब आनंद लेने का मतलब ये होता है कि उनको प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। 1990 से लेके 250 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है फॉरेस्ट में,
जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और जो स्पीसीज हैं उनकी सुरक्षा क्या हुई है, पहले से बढ़ी है। तो ये एक बहुत अच्छा क्या है यहाँ पर कि यही तो हम लोग देखिए, फॉरेस्टेशन अगर होगा तो इसका मतलब वहाँ पे जो भी नेचर से रिलेटेड जो भी स्पीसीज हैं, है ना, फ्लोरा फौना, ये दोनों बचेंगे फिर वहाँ पर। अब आते हैं कार्बन स्टॉक के बारे में कि इस रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक के बारे में क्या गया है, कहा गया है फॉरेस्ट स्टोर 714 जीटी ऑफ कार्बन with early 46% in soil and 44% in biomass, making them vital buffers against global climate change. कार्बन स्टॉक के बारे में हम देखेंगे कि 714 गीगाटन कार्बन संग्रहित करते हैं, जिसमें से लगभग 46% मिट्टी में और 44% बायोमास में होता है, जो उन्हें वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध महत्वपूर्ण अवरोधक बनाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कार्बन स्टॉक का, तो ये हम क्या देख रहे हैं खासतौर से कि ये वैसे जो बफर जोन है ना, वहां पर, और खासतौर से जो क्लाइमेट चेंज के लिए क्या उत्तरदायी कारक है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ओनरशिप पैटर्न में देखिए, अराउंड 71% ऑफ फॉरेस्ट आर पब्लिकली ओन्ड वाइल 24% बिलोंग टू प्राइवेट और कम्युनिटी होल्डर्स, अंडर स्कोरिंग द ग्रोइंग रोल ऑफ इंक्लूसिव मैनेजमेंट। स्वामित्व स्वरूप के रूप में अगर देखा जाए तो लगभग 71% वन जो है ये सार्वजनिक स्वामित्व में है, जबकि 24% निजी या सामुदायिक धारकों के स्वामित्व में है, जो कि समावेशी प्रबंधन की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन स्टॉक में भी हम देख रहे हैं क्या कि पहले से कंडीशन क्या है कि जो एक तरह से कुछ सुधार के संकेत हैं। और ओनरशिप पैटर्न पर अगर देखा जाए तो लगभग 71% वन क्या है, सार्वजनिक स्वामित्व में है, तो ये अच्छी बात है ना, अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है। और जबकि 24% क्या है, निजी या सामुदायिक धारकों में स्वामित्व है, जो कि समावेशी प्रबंधन की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है कि भाई हम लोगों को इसको लेकर के क्या करना है, ज्यादा हम लोगों को इसको लेकर के सचेत रहना है और क्या करना है, इसके लिए काम करना, बेहतर काम करना है हम लोगों को। अब आइए यहाँ देखते हैं इंडिया एंड जीएफआरए। जैसा कि आपने देखा ग्लोबल रैंकिंग, इंडिया रोज टू 9th इन टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड रिमेन्स 3rd इन फॉरेस्ट गेन, हाईलाइटिंग इन कंसिस्टेंट पॉलिसी ड्रिवन ग्रीनिंग सक्सेस। भारत जो है कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर पहुंच गया है, वन वृद्धि के मामले में 3रे स्थान पर बना हुआ है, जो इसकी नीति संचालन हरितीकरण की निरंतर सफलता को क्या करता है, ये दर्शाता है। फॉरेस्ट कवर एक्सपेंशन के बारे में, इनिशिएटिव्स लाइक द ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है ना, उसके अलावा सीएमपीए एनएपी हैव एक्सपैंडेड जो है फॉरेस्ट एरिया थ्रू रिस्टोरेशन एंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। जैसे अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा ग्रीन इंडिया जो है आपको यहाँ पर क्या है, मिशन हो गया। उसके अलावा जैसे हम लोग अगर बात करें तो हम लोग क्या ऑलरेडी क्या चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि भाई एफोरेस्टेशन पॉलिसीज हम लोग चला रहे हैं, हम लोग वनों को वनाच्छादन पर हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं। और उसके अलावा हम अलग अलग जो है इनिशिएटिव ड्रिवन करके हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि सस्टेनेबल जो ग्लोबल जो है यूनाइटेड नेशन का, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया में खासतौर से जो अभी आपने देखा कि भाई टोटल फॉरेस्ट एरिया का हम 9th पर है और एनुअल जो हम लोग फॉरेस्ट गेन की देखा जाए 3rd पोजीशन पे है, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे बेहतर पॉलिसीज को क्या करता है, रेखांकित करता है, और तभी ये यहाँ पर स्थिति बन पाई है। अब आते हैं इंडिया सस्टेनेबल यानी सतत प्रबंधन, जैव विविधता, मैंग्रोव संरक्षण, कार्बन सिंक को एकीकृत करना भारत के पेरिस समझौते और एनडीसी लक्ष्यों का समर्थन करता है, यानी इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड कार्बन सिंक सपोर्ट्स इंडियाज पेरिस एग्रीमेंट एंड एनडीसी गोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग पेरिस समझौता को लेके क्या है, भारत हमेशा क्या रहा है, बहुत ज्यादा जो है इस पर फोकस रहा है, और यही कारण है कि आज जो हम लोगों का जो रिपोर्ट आ रहा है वनों को लेकर के, तो वो हमारी पॉलिसीज को क्या करता है, परिलक्षित करता है। अब आते हैं इसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही। प्लेटफॉर्म्स लाइक भुवन एंड एआई बेस्ड फॉरेस्ट मैपिंग इंप्रूव डेटा प्रिसिशन एंड एनहांस ट्रांसपेरेंट फॉरेस्ट गवर्नेंस नेशन वाइड। यानी जब हम तकनीक भूमिका के बारे में बात देखा जाए तो खासतौर से जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि भुवन हो गया, एआई बेस्ड
फॉरेस्ट मैपिंग हो गया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से डेटा को क्या किया, प्रिसाइज किया है और इन ट्रांसपेरेंट किया है, और फॉरेस्ट गवर्नेंस को और बेहतर बनाने की दिशा में ये क्या रहे हैं, अग्रसर रहे हैं। सो बेसिकली कि इसने इन्हांस किया है क्या, ट्रांसपेरेंसी स्पेशली इन फॉरेस्ट गवर्नेंस नेशन वाइड। तो अगर पहले की तुलना में अगर आप देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये चेंजेस कहीं ना कहीं से हमारे जो इनिशिएटिव जो लिए गए हैं ये उसी के क्या थे, परिणाम थे। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर जीएफआरए जो रिपोर्ट जिसके बारे में हमने बात की कि वर्ल्ड लेवल पर क्या कंडीशन है वनों का, भारत की क्या इसमें जो है उपस्थिति रही, और भारत ने किस प्रकार से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा साइन है। और आने वाले समय में ये हमें और मोटिवेट करेगा ताकि हम और बेहतर तरीके से क्या कर सके, अपनी पॉलिसीज को लागू करें, और भारत में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, जो फॉरेस्ट कवर एरियाज है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो आशा करती हूँ प्यारे बच्चों कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए दिया आईएएस के साथ। धन्यवाद।